तीन मांत्रिक पार्ट 11 ये। जीवदत्त के मुंह से उसके छोटे भाई का सारा वृत्तांत सुनकर नाविक हाथ फैलाकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके मन की बात न समझने के कारण जीवदत्त और लक्षदत्त के चेहरे फीके पड़ गए और वे एक दूसरे को ताकने लगे। नाविक थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में गहरी दृष्टि डालकर पूछा, क्या सचमुच तुम्हारा छोटा भाई पिंगल तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत सता रहा है? मैं झूठी बातें सुनना पसंद नहीं करता, सच सच बताओ। हाँ हाँ नाविक जी, मेरे बड़े भाई का कहना 100% सच है। उसने रित्ती भर भी झूठ नहीं है। वास्तव में भगवान ही जानते हैं कि आज तक हमारे छोटे भाई ने हमें जो सताया उसे हम कैसे सहते आए हैं, लक्षदत्त ने बताया। नाविक एक बार और उनकी ओर नज़र डालकर सर हिलाते हुए बोला, तब तो तुम्हारे भाई को लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उससे अपनी नाव में 2-3 साल तक खलासी का काम लूँगा। जब वह ठीक रास्ते पर आ जाएगा तब उसको तुम्हारे घर भिजवा दूँगा। इससे मेरा भी काम बन जाएगा और तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। एक फंद जोकास, ठीक है ना? यूँ कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। नहीं नहीं महाशय, कृपया ऐसा मत कीजिए। यूँ कहकर जीवदत्त चौंक पड़ा और बोला, वह पहले ही दुष्ट है। उसको आप 2-3 साल बाद घर भिजवा देंगे तो वह ज़रूर हमारी और हमारी माँ की जान ले लेगा। वह नाग जैसा दुष्ट स्वभाव का है, हम लोगों से बदला लेकर ही छोड़ेगा। इसलिए आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि उसको ज़िंदगी भर आप अपने साथ रखिएगा। तब तो उसे मेरे हाथ गुलाम के रूप में बेचने के लिए तुम लोगों के साथ तुम्हारी माँ भी मांग लेगी। बाद को तुम लोग मेरे बारे में राजा से शिकायत करेंगे तो बहुत बुरा होगा। समझ बूझ कर निर्णय कर लो, नाविक ने चेतावनी देते हुए कहा। इसके बाद जीवदत्त और लक्षदत्त ने एकांत में जाकर परस्पर बात करने का अभिनय किया। फिर नाविक के पास पहुंचकर बोले, महाशय, हमने अपनी माताजी से सारी बातें बता दी। उनका विचार भी किसी न किसी तरह पिंगल को घर से बाहर निकालने का ही है। माता होकर भी उसकी दुष्टता से वे तंग आ गई है, लेकिन वे आपके पास आकर खुद ये बातें कह नहीं सकती। इसलिए हम दोनों आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं। आप विश्वास कीजिएगा कि हमारी माताजी ने हमको आपके पास भेज दिया है। ओह, ऐसी बात है? तब तो एक काम करो, तुम लोग कोई ना कोई बहाना करके उसको आज शाम तक समुद्र के किनारे ले आओ। आगे की बात मैं देख लूँगा। लो उसकी कीमत। यह कहकर नाविक ने 100 अशरफियाँ निकालकर जीवदत्त की ओर बढ़ा दी। जीवदत्त ने अशरफियाँ लेने से इनकार कर दिया। फिर विनयपूर्वक बोला, महाशय, हम अपने छोटे भाई को समुद्र के किनारे तक नहीं ला सकेंगे। वह 100 सियारों की चालाकी है और 80 हाथियों की ताकत रखता है। इसलिए आप ही आज रात को हमारे घर पहुंचकर उसको किसी उपाय से अपने वश में कर लीजिए। जीवदत्त को डरते हुए देखकर नाविक एकदम अठास कर उठा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, उसकी चालाकी और ताकत मेरे सामने किसी काम की नहीं है। राक्षस भी अगर मेरे सामने आ जाए तो उसके गले और पैरों में लोहे की जंजीरें डालकर नाव में मैं उससे खलासी का काम करवा लूँगा। अच्छी बात है, मैं आज रात को अपने हाथ 2 खालियों को लेकर तुम्हारे घर आऊँगा। तुम लोग तैयार रहना। आपके इस उपकार को हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। यह कहकर नाविक के हाथ से 100 अशरफियाँ लेकर वे दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आए। सुनो भैया, अब हमें कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे पिंगल हम पर शक न करे। शाम को नाविक अगर अपने हाथ 2 खलासियों को लेकर हमारे घर पहुंचेगा तो पिंगल के मन में कोई संदेह पैदा हो सकता है। इसके लिए कौन सा उपाय किया जाए? लक्षदत्त ने शंका प्रकट की। अरे, तुम्हें नाहक डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उपाय मैंने पहले ही सोच रखा है। यूँ कहकर जीवदत्त ने एक बार चारों तरफ नज़र दौड़ाई। फिर आश्वस्त होकर लक्षदत्त के कानों में गुप्त रूप से कुछ फुसफुसाकर कहा। लक्षदत्त जोर से हंस पड़ा, खुशी से। फिर
तालियां बजाते हुए बोला, भैया तुम अपने बुद्धिबल से बृहस्पति को भी मात करने की शक्ति रखते हो। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन पिंगल की संपत्ति को बांट कर देते समय मेरे साथ अन्याय तो नहीं करोगे? यह तुम क्या कहते हो भैया? क्या मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर सकता हूँ? आज तक ऐसा कभी क्या हमारे वंश में हुआ है? जीवदत्त ने उसके साथ प्यार जताते हुए कहा। इसके बाद वे दोनों भाई हंसते अट्टहास करते हुए घर के समीप पहुँचे। लेकिन जब उन्होंने पिंगल को देखा तो चिंता का अभिनय करते हुए वे उसके पास जाकर खड़े हो गए। अपने भाइयों को उदास देखकर पिंगल ने उनसे पूछा, भैया क्या हुआ? आप दोनों इस प्रकार उदास क्यों हैं? इस पर जीवदत्त रोनी सूरत बनाकर बोला, पिंगल वैसे तो कोई खास बात नहीं है। आज जब हम घर लौट रहे थे तब हमारे एक पुराने नाविक मित्र से अचानक रास्ते में मुलाकात हो गई। वह कह रहा था कि किसी व्यापार के काम से वह हमारे शहर में आ गया है। इसके पहले कई बार उसने हम दोनों को अपने निवास पर दावत दी थी, मगर इसके बदले में हम आज तक उनका अतिथि सत्कार नहीं कर पाए। तुम जानते हो, आखिर हम दोनों तो निरे दरिद्र ठहरे, क्या किया जाए? यही चिंता हमें सता रही है।